Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapit Mahua. I am Abhishek Goswami. Due to coronavirus disease, our face-to-face lecture will not be possible for some time period. But we are trying to provide some video lectures for your home preparation. So today we are going to discussing about Standard 10 Social Science Lesson 8 Natural Resources. So आज हम जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जियोग्राफी पॉलिटी और हिस्ट्री के कंपेयर में काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जियोग्राफी में खास पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन ज़्यादा आती है तो हम इस वीडियो लेक्चर्स के द्वारा उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। सो जियोग्राफी में आज हम लेसन 8 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। So first point, human needs can be satisfied partially or completely through resources. Very important point. हमारी जो भी नीड है, जो भी ज़रूरियात है वह partially और completely satisfy by resources. Resources means संसाधन, कोई भी हम चीज़ का, कोई भी थिंग्स का उपयोग कर रहे हैं, इससे हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसको रिसोर्सेज मानेंगे। There are thousands of elements in nature, but we cannot call all of them resources. हमारे नेचर में thousands of elements present है, but हम सबको रिसोर्स नहीं मान सकते क्योंकि हमें उसका उपयोग आना चाहिए कि हमें उसका कैसे उपयोग करना चाहिए, उसका सही तरीका हमारे पास होना चाहिए। हम किसी भी एलिमेंट्स को रिसोर्स नहीं मान सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। These elements can be called resources only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. Very important. These elements are called resources only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. जब कोई भी एलिमेंट्स में मैन जब उसका स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टाइज यूज़ करता है और जानता है कि ये एलिमेंट्स का ऐसे उपयोग हम कर सकते हैं, तभी जो एलिमेंट है वो रिसोर्सेज कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमें किसी भी एलिमेंट्स का कोई सही तरीका उसका हमें पता हो कि कोई एलिमेंट्स कैसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो वह एक रिसोर्सेज का ही एग्जाम्पल हो सकता है। Then, in other words, the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them, can be called as resources. Very important point. थ्री वे हम किसी भी रिसोर्सेज को मान सकते हैं पर थ्री कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि जब कोई भी ह्यूमन है वो डिपेंडेड किसी भी चीज़ पे हो। माने कि हमें गर्मी हो रही है तो हम फैन चालू करेंगे तो फैन फैन किससे आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से कारण फैन चालू हो रहा है। सो हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी को हम रिसोर्स मान सकते हैं। दूसरा, ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड। हम फैन चालू कर रहे हैं, हमारी हमें जो गर्मी हो रही है अब हो नहीं होगी, सो हमारी जो नीड्स है वो फुलफिल हो रही है। सो हम इसी के कारण उसको रिसोर्स मानते हैं क्योंकि हमारी जो नीड्स है, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल हो रही है। सो फर्स्ट कंडीशन, मैन इज डिपेंडेड ऑन थिंग्स। जो भी थिंग्स है उस पर मैन डिपेंडेड होगा तभी वो रिसोर्स कहलाएगी। और दूसरा कि ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड। हमारी जो नीड्स है वो थिंग्स के द्वारा फुलफिल होती है तभी हम उसको रिसोर्स मानेंगे। तीसरा पॉइंट, मैन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम, कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारी जो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है हम उसका उपयोग करेंगे और जो एलिमेंट्स है हम उसको सही तरीके से जब यूटिलाइज करना सीख जाएंगे, इसी को हम रिसोर्सेज मान सकते हैं। सो थ्री पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, जब हम किसी भी थिंग्स यानी कि कोई भी वस्तु पे डिपेंडेंट करते हो। दूसरा कि जो थिंग्स है उसके द्वारा हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल हो रही है। और तीसरा, जब हम किसी भी एलिमेंट्स पे हमारा फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और मेंटल जो कैपेसिटी है उसका यूज़ करेंगे और जानेंगे कि कोई एलिमेंट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये थ्री कंडीशन के कारण हम किसी एलिमेंट को रिसोर्स मान सकते हैं। Then in this way, anything which is used to fulfill the human needs becomes a resource. हमने आगे भी जाना कि यह तरीके से ही हम किसी एलिमेंट्स को रिसोर्स मान सकते हैं कि जो हमारी नीड को फुलफिल कर सकता है, इसी को हम रिसोर्स मानेंगे। In ancient time, man did not know
about the minerals buried in the land. हम जब एंशियंट टाइम था, काफ़ी प्राचीन पुराना टाइम था, तब जो एलिमेंट्स सॉइल के अंदर थे हमें इसके बारे में पता ही नहीं था, तो हम उसको रिसोर्स नहीं मान सकते, हम उसको एलिमेंट्स ही मानेंगे. So, very important point, in ancient times, man did not know about the minerals buried in the land. So, these were are not the resources at the time. जब जो एंशियंट टाइम था तब हम इस एलिमेंट्स को रिसोर्स नहीं मानेंगे, बट आज की कंडीशन क्या है कि आज हम माइनिंग कर सकते हैं, हम अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट के यूज़ के कारण हम जान सकते हैं कि सोइल में क्या क्या मौजूद है. यानी कि हम अफ्रीका कंटिनेंट की बात करें तो अफ्रीका कंटिनेंट में जो कोल और गोल्ड की काफ़ी मात्रा है उसकी सोइल में, तो हमें पहले नहीं पता था कि अफ्रीका कंटिनेंट की सोइल में कोल और गोल्ड की ज़्यादा मात्रा है. लेकिन अभी जब इंस्ट्रूमेंट की खोज हुई, हमें पता चला कि अफ्रीका की सोइल में गोल्ड और कोल, कोयला, ऐसी सभी धातुएं जो कोई भी है वो मिल मिल रहा है रिसोर्स. सो आज हमें पता चला कि उसकी सोइल में ये सब है, तो आज हम उसको रिसोर्स मान सकते हैं. लेकिन जब एंशियंट टाइम में हमें पता ही नहीं था कि सोइल के अंदर क्या है, तो हम उसको एलिमेंट ही मानेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. The natural resources should have both the virtue of utility and capability to work. नेचुरल रिसोर्सेज की जब हम बात करेंगे तो उसमें दो आएगा, यूटिलिटी भी आएगा और कैपेबिलिटी टू वर्क, दोनों का हम उपयोग करेंगे. Then the resources are made up of interaction of three things like nature, man and culture. Very important point. The resources are made up of interaction of nature, man and culture. Three things interact with each other and made resources. किसी भी resources को बनना है तो ये तीन चीज़ों का, तीन जो सोर्स है उसका हमें इंट्रैक्शन समझना होगा. पहली बात, नेचर. जो भी चीज़ हमें मिल रही है वो नेचर से ही मिल रही है. यानी कि हम कोई फूड की बात करें वो भी हमें नेचर से मिल रहा है, कोई भी हम एलिमेंट की बात करें वो भी हमें नेचर से मिल रहा है. तो कोई भी रिसोर्सिस वो ओरिजिन क्या कहाँ से होगा, नेचर से होगा. बट मैन का क्या रोल है कि ह्यूमन का रोल है कि हमें उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो सीखना है हमें. इसके कारण ही मैन का रोल भी है कि मैन जो भी कोई भी एलिमेंट्स है उसको कई कैसे तरीके से, कोई सही तरीके से उसका यूटिलाइज कैसे करना है उसके बारे में सोचेगा. और कल्चर की हमारे जो आसपास जो एनवायरनमेंट है उसका भी काफ़ी रोल होता है रिसोर्सेज के बनने के कारण. सो नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं तो किस प्रकार से हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं. रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. हम काफ़ी तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं. हमारे आसपास जो भी चीज़ है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं वह सभी एक रिसोर्सेज ही है. वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. हमारी ह्यूमन लाइफ के एवरी स्टेज में हमने किसी ना किसी प्रकार के रिसोर्सेज का उपयोग किया है. ऑल एक्टिविटी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री अल्टीमेटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो भी एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्रियल वर्क है उसमें भी खास डिपेंडेंस नेचुरल रिसोर्सेज पे होता है. कि एग्रीकल्चर प्रोसेस की बात करें उसमें भी नेचुरल रिसोर्स का रोल होता है, और इंडस्ट्री की बात करें उसमें भी नेचुरल रिसोर्सेज, जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज में ही मिलेगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल एक्टिविटी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री ultimately depend on natural resources. Let us let us know more about it. सो हम रिसोर्सेज का तीन प्रकार से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे. सो फर्स्ट, रिसोर्सेज यूज एज फूड. हम फूड के रूप में रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं. हम बार बार हमें जो भी फूड का यूज़ कर रहे हैं वो एक रिसोर्स ही है. सो वेरियस फूड रिक्वायरमेंट ऑफ मैन आर कंपाइल्ड विथ वेरियस रिसोर्सेज. हम किसी भी फूड, हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट है हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, हम फूड का कंजप्शन कर रहे हैं, तो ये सब भी एक रिसोर्सेज ही है. हम जानते हैं कि हम फ्रूट्स खा रहे हैं, इसके कारण हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर रहे हैं. अदर थिंग्स फ्रॉम एग्रीकल्चर हम उसका कंजप्शन कर रहे हैं. उसके बाद मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स, देन मीट,
then fish product, then honey prepared from honey bees. सो हम इस सभी रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं हमारी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो ये सब एक रिसोर्स का ही एग्जाम्पल है। सो वंस अगेन आई रिपीट, various food requirement of men are compiled by various resources like fruits grown naturally, various crops obtained through agriculture, milk and its products, and meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by honey bees, etc. are used as food item. Then resource as a source of raw material. Various good obtained from forest, agro products, wool, hides and meats available from animals, minerals or etc. from the raw material for many industry. हम जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो एक नेचुरल रिसोर्स ही है। सो ये सभी एक रिसोर्स का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरियस गुड्स obtained from forest, agro products, wools, hides and meat available from animal and mineral ores etc. from the raw material for इंडस्ट्री, मैनी इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के रूप में भी हम रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। देन थर्ड पॉइंट, रिसोर्सेज यूज एज एनर्जी सोर्सेज। हम रिसोर्स का उपयोग एनर्जी सोर्स के रूप में भी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर यूज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल। हम एक बस का ही उदाहरण लें कि बस डीजल से चलती है, कोई कार है वो पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, हमारी जो बाइक है वो भी पेट्रोल से चलती है, बाकी कोई इंडस्ट्री है वो भी एक एनर्जी रिसोर्स का उपयोग करती है। तो ये सब रिसोर्स का एग्जाम्पल है। सो वी यूज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल। हम घर में सिलेंडर यूज करते हैं, उसमें भी खास एलपीजी गैस होता है, तो वो भी एक रिसोर्स का ही एग्जाम्पल है। बिसाइड्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर रेडी इंसोलेशन, विंड, सी वेव्स, टाइड्स एंड एप्स एंड वाटरफॉल्स। इसके कारण जो हम एनर्जी को गेन करते हैं ये भी एक रिसोर्स ही है। सो सोलार इंसोलेशन, विंड एनर्जी, सी वेव्स, टाइड्स एंड एप्स एंड वाटरफॉल्स, ये सब भी एक रिसोर्स का ही एग्जाम्पल है। सो हमने रिसोर्सेज का तीन तरीके से कैसे यूज करते हैं उसकी बात की कि फर्स्ट, रिसोर्सेज यूज एज फूड, देन resource use as source of raw material and resource use as the energy sources। देन उसके बाद हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे। सो रिसोर्सेज के टाइप की बात करें तो उसको क्लासिफाई किया है तीन बेसिस पर। वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री बेसिस पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, then second on the basis of re-availability, then third on the basis of distribution center. So 3 point very important, on these three bases we are classify resources, like first on the basis of ownership, second on the basis of re-availability, and third on the basis of distribution centers। very important three, remember this thing। Following are type resources on the basis of ownership। so हम on the basis of ownership जो classification हो रहे हैं उसकी बात करें। so first is individual resources। individual resource में क्या होगा कि own by individual और family, जो भी individual person है वो जो resources को own कर रहे हैं, या फिर कोई particular family जो resources को own कर रहे हैं, तो वो एक individual resources का example है। so example is land, बिल्डिंग। हम घर में रह रहे हैं वो एक लैंड है जो हमारी ओनिंग में आ रही है, ओन बाय इंडिविजुअल और फैमिली। सो लैंड एंड बिल्डिंग इज इंडिविजुअल रिसोर्स। देन नेशनल रिसोर्स, तो ओन बाय कंट्री और रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंट्री ऑन कर रही है उसको नेचुरल रिसोर्सेज में हम नेचुरल रिसोर्स मानेंगे। सो एग्जाम्पल इज आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल हो रहा है। सो नेशनल रिसोर्सेज में
याद रखिएगा owned by country or a region like army and international trade. It is example of national resource. Then third point, global resource, very important. All physical and non-physical resources which are used for human welfare, it is in a global resource. Like example, resources of common ownership of all nation of the world. कोई भी कॉमन ओनरशिप हो कि ये सब जो हम जानते हैं कि कोई भी कॉमन ओनरशिप होगी जिसमें सभी का पार्टिसिपेशन होगा, सभी कंट्री का पार्टिसिपेशन होगा, ये एक ग्लोबल रिसोर्सेज है. वेरी इंपॉर्टेंट. We know about type of resources on the basis of ownership in three type like individual resource, national resource and global resource. Individual resource owned by individual, national resource owned by country or region, then global resource owned by all physical and non-physical resources which are used for human welfare. It is very important. An example, individual resource like land, building, national resource like army and international trade, then global resource like resource of common ownership of all nations of the world. Then second classification based on the basis of distribution area, very important. First is ownership like, and second is distribution area. So in on according to distribution area, we use as resource like first universal resource, very important. Universal resource means useful gases in the atmosphere, like useful gases in the atmosphere like oxygen, various गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ये सभी गैस है उसको हम यूनिवर्सल रिसोर्स में मानेंगे क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर कंट्री का कोई रीजन की जो ओनरशिप है उसमें नहीं होगी. ये सभी के लिए इक्वल है कि जो कोई भी गैस है वो सभी के लिए इक्वल है कि ऑक्सीजन की मात्रा 21% एटमोसफियर में है, तो ये सभी के लिए किसी को किसी को भी पार्शियलिटी इसमें देखने को नहीं मिलती. तो ये इट इज़ अ यूनिवर्सल रिसोर्स, सबके लिए समान रिसोर्स है. तो यूजफुल गैसेस इन एटमोसफियर लाइक एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. देन जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, उसमें बात करें तो इजीली अवेलेबल जो भी रिसोर्स है वो इजीली अवेलेबल हो रहा है उसको हम जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज में उसको कंसिडर करेंगे. सो एग्जाम्पल लाइक लैंड, सॉइल, वाटर, पास्चर लैंड. इसमें याद रखेंगे कि जो सभी को जनरली अवेलेबल होता है कि उसको सभी को ये इजीली अवेलेबल होता है, यानी कि वाटर हमें इजीली अवेलेबल होता है, सॉइल सभी के लिए अवेलेबल है, लैंड ये सभी जनरली अवेलेबल रिसोर्स का एग्जांपल है. देन थर्ड, रेयर रिसोर्स, जो भी रेयर है, जो भी काफ़ी कम मात्रा में है उसको हम रेयर रिसोर्स मानेंगे, यानी कि दोज अवेलेबल इन अ लिमिटेड प्लेस, काफ़ी लिमिटेड प्लेस में ही ये रिसोर्स देखने को मिलते हैं. So example like mineral like coal, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, ये सभी रेयर रिसोर्सेज का उदाहरण है कि हम जानते हैं कि ये सभी काफ़ी रेयर यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके, और ख़ास लिमिटेड प्लेस में ही ये सब मिलता है. यानी कि पेट्रोलियम हम बात करें तो मिडल एशिया में काफ़ी देखने को मिलता है. कोल, ये सब कोल खास करके अफ्रीका कंट्री में उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है. गोल्ड का भी प्रोपोर्शन अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी ज़्यादा है. यूरेनियम, कॉपर, ये सभी मेटल जो काफ़ी रेयर हमें देखने को मिलती है और लिमिटेड प्लेसेस में ही उसका प्रोपोर्शन है. सो इसको हम रेयर रिसोर्स मानेंगे. देन फोर solitary resources like minerals available only at one or two place in the world, जो काफ़ी कम है, ओनली वर्ल्ड की एक से दो प्लेस में ही जो रिसोर्स हमें देखने को मिलते हैं उसको हम सोलिटरी रिसोर्स मानेंगे. एग्जाम्पल लाइक क्रायोलाइट विच इज़ अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड, जो क्रायोलाइट है वो ओनली अवेलेबल इन ग्रीनलैंड आइलैंड. सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एग्जाम्पल है वो सॉलिटरी रिसोर्स का है. सो वंस अगेन आई रिपीट दैट according to distribution area, classification of resources in a four type like first universal resource, then generally available resource, then rare resource and solitary resource. In universal resource, useful gases in atmosphere. In generally available resource, easily available. Then rare resource like those available in limited place, and solitary resource, minerals available only at
one or two place in the world. Very important, very remember. Then important point is you could understand details of two type. हमने दो टाइप के जो रिसोर्सेज के दो टाइप है यानी कि दो टाइप का क्लासिफिकेशन देखा. Resources can be classified by other method also, wherein those can be classified into two types like renewable resources and non-renewable resources. सो हम अदर मेथड से भी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. सो इस मेथड में हम टू टाइप उसका यूज करेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. लाइक इन अ सम resources reproduce themselves as per their usage during a specific time. In other words, these are inexhaustible. हमने आगे भी देखा कि दो क्लासिफिकेशन हमने देखा और उसके बाद एक अलग टाइप है जो दो टाइप में हम रिसोर्सेज को बांट सकते हैं यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इन रिन्यूएबल की बात करें तो सम रिसोर्सेज reproduce themselves as per their usage during a specific time. In other words, these are inexhaustible. वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऐसे रिसोर्सेज को जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, जिसका हम फिर से उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम रीन्यूएबल कहेंगे. और नॉन रीन्यूएबल की बात करें तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, उसका जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी कम होता है और उसको हम काफ़ी रैशनल उसका यूज़ करना पड़ेगा. सो दो टाइप है उसके, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. सो once again I repeat, some resources reproduce themselves as per their usage during a specific time. In other words, these are inexhaustible. Solar insolation, wind, birds, animals, biosource, it is example of renewable sources. Then fall under this category, then these are called renewable resources. Then non-renewable resources are those which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future. जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका क्या है कि उसको हम रीयूज नहीं कर सकते, उसका एक बार यूज हो गया, उसका कंजप्शन हो गया तो उसको हम दूसरी बार रीयूज नहीं कर सकते. और दूसरा पॉइंट कि उसको हम फिर से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. लेकिन हम रिन्यूएबल सोर्स की बात करें तो वाटर, जो हमने वाटर का यूज़ कर लिया वो दूसरी बार उसका यूज़ हो सकता है. यानी कि जो आपकी साइकिल चल रही है, जो बारिश आती है उसकी जो साइकिल है उसमें उसका फिर से रीयूज हो सकता है और फिर से उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो उसका फिर से हम रीयूज और फिर से उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो टू टाइप ऑफ डिफरेंस वेरी रिमेंबर. Example of non-renewable sources like minerals, coal, natural gas, petroleum, these are included in this category. So very important, renewable and non-renewable. Example of renewable resources like solar insolation, wind, bird, animals, bioresource. Then example of non-renewable resources like mineral, coal, natural gas, petroleum, etc. Then next point is planning and conservation of resources. हम जानते हैं कि रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड प्रोपोर्शन में देखने को मिल रहे हैं और रिसोर्सेज का एक बार हम यूज़ कर लेंगे, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात है, जिसका हम एक बार यूज़ कर लेंगे तो उसका फिर से रीयूज़ हम नहीं कर सकते. और दूसरा पॉइंट कि उसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. सो हमें एक प्लानिंग करना होगा कि हमें उसका कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं, उसका एक प्लानिंग करना होगा. क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है और जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी लिमिटेड है. सो हमें काफ़ी एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना होगा कि जो कंट्रीज है वो एक साथ मिलकर कोई एक अच्छा सा प्लानिंग बनाए जो इस रिसोर्सेज का रैशनल यूज़ कर सके. सो इसके बारे में हम जानेंगे कि प्लानिंग किस तरीके से हो रहा है इस रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए. So first thing, human needs are unlimited while the resources are limited. First point very important.
हमारी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है, हमारी जो ज़रूरियात है, नीड्स है, वो काफ़ी अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली। लेकिन जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। सो दिस इश्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग लास्ट 100 years, usage of resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to population explosion. वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहले प्राचीन समय था उसमें कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि उसका जो रैशनल यूज़ है वो हो रहा था। लेकिन फ्यू 100 ईयर की बात करें, लास्ट 100 ईयर में क्या हो रहा है कि हम काफ़ी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी डेवलपमेंट साइंस में देखने को मिल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और हमारी पॉपुलेशन वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सो दिस इश्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है। और काफ़ी एक लास्ट 100 ईयर में ये इश्यू काफ़ी देखने को मिला है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और साइंस में डेवलपमेंट के कारण हमारी नीड्स भी इंक्रीज हो रही है। Then severe implication will have to be experienced in future if a serious thought it is not given to this matter. So it is the duty of all of us to conserve resources for future generation. हमारी आज की जनरेशन की बात करें तो हमारे लिए जो सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो काफ़ी प्रमाण में उसको उसकी मात्रा काफ़ी प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमें सोचना है अगर फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कम हो सकते हैं। सो इसके बारे में भी हमें प्लानिंग करनी होगी। हमारी जो जनरेशन है उसके लिए ये रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फ्यूचर में ये रिसोर्सेज काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ेगी और साइंस में भी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग भी बनानी होगी। सो रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व एंड शुड बी रेशनली। तो एक क्या करना है कि जो रिसोर्सेज है उसको हम कंजर्व करेंगे, उसका हम संग्रह करेंगे, हम उसका एक रैशनल काफ़ी लो परसेंट में उसका हमें यूज़ करना है। कि जो भी रिसोर्सेज है उसको हमें कंजर्व करना है और उसका एक रैशनल यूज़ उसका हमें करना पड़ेगा। So the word conservation is directly related to the scarcity of resources. First point is very important कि जो भी चीज़ है उसका हमें कंजर्वेशन क्यों करना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमें किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ का कंजर्वेशन इसीलिए करना पड़ता है कि जो रिसोर्स है उसकी स्कैरसिटी हो रही है। मानो कि किसी भी कोई स्टेट है उसमें बारिश ज़्यादा हो जाती है, सो उसमें उसकी जो डैम है उसमें पानी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो उस ईयर के उस साल में वाटर की काफ़ी मात्रा हमारे पास मौजूद होगी। सो उसके कारण क्या होगा कि हम वाटर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास उसकी एक्सेसनेस हो गई है। लेकिन जब स्कैरसिटी होगी तब क्या करेगी कि हम पानी का बचाव करेंगे, हम पानी का स्टोरेज करेंगे और पानी का रैशनल यूज़ करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमें कंजर्वेशन कब करना पड़ेगा कि जब किसी रिसोर्स की स्कैरसिटी होगी। जब उसकी स्कैरसिटी नहीं होगी, वो रिसोर्स हमें ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा, तो हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब रिसोर्स की स्कैरसिटी हमें देखने को मिलेगी तभी हमें उसका कंजर्वेशन करना है। If the resources are exploited at the current rate where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and current lifestyle. हमने बात की कि किसी भी स्टेट में ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या होगा कि पानी का यूज़ ज़्यादा होगा। किसी रिसोर्सेज की मात्रा यानी कि प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि उसका यूज़ ज़्यादा होगा। लेकिन उसमें स्कैरसिटी देखने को मिलेगी तो क्या होगा कि हम उसका कंजर्वेशन करेंगे, उसका एक रैशनल यूज़ करेंगे, और हमारी जो करंट लाइफस्टाइल है उसमें भी हमें थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। Then it includes things like rational usage, its conservation and its reusage. So very important, only conservation is not required, but reuse is very important. हमें सिर्फ कंजर्वेशन ही नहीं करना है, उसका रीयूज़ भी करना होगा। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक का क्या है कि
उसका हम प्रोडक्शन कर कर ले, उसके बाद हमें उसका रीयूज़ करना पड़ेगा। उसका कोई नेचुरल डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। सो उसका क्या करना पड़ेगा कि हमें उसका रीयूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स काफ़ी लिमिटेड प्रोपोर्शन में हमें उस देखने को मिल रहा है। Then, when there is a danger of existence on life of or a tree or human life, the arrangement made it for conservation. जो भी कोई रिसोर्स है वो डेंजर है, हमारी कोई लाइफ, हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, यानी कि प्लांट की लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए भी हमें उसका कंजर्वेशन करना पड़ेगा। डीडीटी का एग्जांपल लेते हैं तो डीडीटी क्या कर रहा था कि ह्यूमन में कैंसर है उसको फैला रहा था। सो डीडीटी को हमने बैन कर दिया था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी रिसोर्स है वो हमारे लिए नुकसानकारक है, हमारी जो लाइफ के लिए डेंजर हो रहा है, उसको हमें कंजर्व करना पड़ेगा और उस पर हमें बैन भी लगाना पड़ सकता है। सो ये प्लानिंग हमारे कंट्री है उसको करनी पड़ सकती है। Let us understand about the planning and the conservation of resources in details. So these points are very important. First of all, gather information about the availability of utilized, unutilized and probable resources of any region and country as a unit. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, किसी भी जो रिसोर्स है उसकी हमें इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करनी है, यानी कि जो उसका कैसे यूज़ हो रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसका अनयूटिलाइज कैसे हो रहा है, और उसके जो सोर्स है उसकी जो लिमिटेशन क्या है, उसकी सभी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी पड़ेगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ utilized, unutilized and probable resources of any region or country as a unit. Then the resources which are limited or non-renewable should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use. Very important, the resources which are limited, जो भी resource है वो काफ़ी limited है और नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि उसका हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसका क्या करना है कि उसका हमें सिर्फ उसका हमें साइंटिफिकली यूज़ करना है, और उसका हमें सिर्फ का उसका यूज़ है वो हमें कम करना है, यानी कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी उसका यूज़ करना है, यानी कि जब किसी सोर्स की स्कैरसिटी देखने को मिलेगी तब हमें उसका रेशनल यूज़ करना पड़ेगा। सो ये एक प्लानिंग का एक एग्जाम्पल है। देन अटेम्प्ट्स should be made to develop those resources the quantity of which can be increased. So develop जो quantity attempts should be made to develop those resources the quantity of which can be increased. So हमें क्या करना है कि रिसोर्स जो ज़्यादा है और जिसमें हमें डेवलप करना है, कि जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है, सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एक थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा कि इस जो रिसोर्स है उसका रीयूज़, यानी कि उसका रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत होगी कि हम कोई रिसोर्सेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। Then the resources which are cheaper and easily available should not be wasted, but instead they should be used springly for for future use. Very important, जो भी रिसोर्स है वो काफ़ी एक चीपर है और काफ़ी इजीली अवेलेबल हो रहा है, उसका क्या करना है, हमें उसको वेस्टेज नहीं करना है, उसका क्या करना है कि हमें उसके फ्यूचर यूज़ के लिए उसको यूज़ करना है। Then those resources which are in limited quantity should be conserved. जो भी limited quantity में resource हमें देखने को मिल रहा है उसको हमें conserve करना पड़ेगा. It is very important. Finding its alternative option through technical development is favorable in the long term. हमें क्या करना है कि ये रिसोर्स का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी सोचना पड़ेगा कि कोई भी रिसोर्स हो रहा है, तो यानी कि हम बात करें पेट्रोल की, तो आजकल क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक ऐसा इन्वेंशन हो रहा है, तो हमें उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन सोचना पड़ेगा कि जो भी बाइक है वो पेट्रोल से चल रही है और उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है कि हम उसको इलेक्ट्रिकली चला सकते हैं। सो इन इंडिया इट इज़ इन अ डेवलपमेंट प्रोग्रेस, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दोज रिसोर्सेज विच आर इन अ लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व।
finding its alternative option through technical development is favorable in a long term. Then necessary laws should be formed for the conservation of resources and should be enforced strictly. जो भी हमें लॉ बनाने हैं यानी कि किसी भी कंट्री काफ़ी जो कंट्री है वो मिल रही होगी और प्लानिंग बना रही होगी वो काफ़ी जल्दी करना पड़ेगा और काफ़ी उसका स्ट्रिक्टली पालन हो उसका भी कुछ करना पड़ेगा कि सभी कंट्री की मंजूरी होनी चाहिए और सभी कंट्री उसका स्ट्रिक्टली पालन करे ऐसा भी कुछ लॉ बनाना पड़ेगा. देन लास्ट पॉइंट, citizen should be well acquainted with all facts associated with rational usage of resources and public awareness should be cultivated. इसके लिए क्या करना है कि पब्लिक अवेयरनेस भी काफ़ी ज़रूरी है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है. हम जानते हैं कि प्लांट की बात करें तो प्लांट बारिश के लिए काफ़ी ज़रूरी है. सो हम काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि सेव ट्री सेव वाटर. ऐसी अवेयरनेस पब्लिक अवेयरनेस भी इसी के कारण ज़रूरी है कि पब्लिक अवेयरनेस होगी सो इसी के कारण जो रिसोर्स है उसका लिमिटेड और रैशनल यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ पॉइंट फॉर प्लानिंग ऑफ यूजेज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. So today we are discuss about type of resources, what is conservation of resources, what is classification of resources. और हमें पता है कि हमने आज resources के बारे में पढ़ा, resources के टाइप, क्लासिफिकेशन, उसका रीयूज करना कैसे करना है, उसका कंजर्वेशन करना है और रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है उसके सभी के बारे में हमने आज पढ़ा है. सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू I hope that this video is very important for your home preparation. So stay home, stay safe. Thank you.